जो चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, म्यूट कर दो अपने आप को आप। जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड का अगर मैं आपको मतलब यहाँ पे लिखूं तो इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को बेटा बांटा जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, होता क्या है, दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे आज एक कंपनी चल रही है, ठीक है, तो कंपनी में कैपिटल या पैसा कैसे आ रहा है? तो कंपनी में पैसा तभी आएगा जब आप शेयर खरीदोगे। तो आप हो शेयर होल्डर, आपके पैसों से कंपनी चल रही है और आपने अगर पैसे लगाए तो आपका एक ही इंटेंशन है कि आपको प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। ठीक, कंपनी है भी एक बिजनेस यार, अगर इसको प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट से इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने सारे खर्चे पे करती है, एक्सपेंसेस पे करती है, जो भी इसके इंटरेस्ट होते हैं वो पे करती है, टैक्स पे करती है। उसके बाद जो लेफ्ट आउट है या बच जाता है वो क्या करती है? शेयर होल्डर में बांट देती है, शेयर होल्डर में बांट देती है। तो ये जो शेयर होल्डर में प्रॉफिट का हिस्सा बांटा गया ये डिविडेंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरी कंपनी में प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, सब काट पीट के 7 करोड़ रुपए निकल गया, बचा 3 करोड़। तो ये 3 करोड़ को क्या किया जाए? ये 3 करोड़ जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर होल्डर में। तो जब हम शेयर होल्डर में इस 3 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, आप पहले बताओ आपको डिविडेंड का मतलब कितना समझ आया? आप पहले बताओ आपको डिविडेंड का कितना समझ आया? मतलब पूरा सर अच्छे से आ गया। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर को बांटा जाता है। शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर वो है जिसने कंपनी में पैसा लगाया, तो पैसा लगाया तो प्रॉफिट चाहिए। तो जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हम अपने सारे खर्चे अर्चे काट देते हैं, मतलब पे कर देते हैं, जो बच जाता है उसको बांट देते हैं। तो जो बांटे हम वो डिविडेंड कहलाया। पहले बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब आगे जो बोल रहा हूं आप समझ लेना अच्छे से। नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिविडेंड है वो सिर्फ एक बार दिया जाता है इन अ ईयर। साल में एक बार डिविडेंड दिया जाता है और वो दिया जाता है कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में। कहां पर दिया जाता है? एजीएम। एजीएम में। और ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड। Final dividend. The dividend paid once in a year at annual general meeting is called final dividend. पहले बताओ फाइनल डिविडेंड क्या होता है? समझ आ गया? फाइनल मतलब एक बार साल में दिया जाने वाला, और साल में एक ही बार डिविडेंड दिया जाता है, 2 बार नहीं दिया जाता। कितना क्लियर है मेरी बात आपको? पूरा सर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कभी साल में आप एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर पाए और आप इन बिटवीन ईयर कर रहे हो, मतलब साल के बीच में कर रहे हो। जैसे क्या था, जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई शायद हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं था, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं साल के बीच में कभी भी अगर हम प्रॉफिट दे देते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मतलब बीच में कभी भी शेयर होल्डर को बुलाना होगा और बोलना होगा कि हम आपको साल में जो डिविडेंड देने वाले थे उस टाइम नहीं दे पाए थे, अब देना चाह रहे हैं। तो जो साल के बीच में डिविडेंड दिया जाता है उसको इंटरिम बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो क्या होता है, जैसे आप कंपनी चला रहे हो ना, तो हर साल कंपनियों में 30 सितंबर तक एनुअल जनरल मीटिंग या शेयर होल्डर की मीटिंग हो जानी चाहिए। तो इसी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड पे आउट किया जाता है, तो फाइनल डिविडेंड कहलाता है। अब सपोज करो 30 सितंबर को आप नहीं पे कर पाए थे, तो आप क्या करते हो? बीच की किसी एक डेट पर शेयर होल्डर की मीटिंग रख देते हो, जैसे 31 दिसंबर को रख देते हो। तो आपने ये क्या किया है? साल के बीच में रखा है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और यहां पर आप जो डिविडेंड दे रहे हो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे। आप दोनों पे नहीं कर सकते, या तो फाइनल पे करोगे या तो इंटरिम पे करोगे। बोलो कितना समझ आई मेरी बात? पूरा सर। कि समझ आया?
बोलो बोलो बोलो, फिर के ऊपर से गया कि समझ आया? समझ आ गया सर। समझ आ गया सर। कोई डाउट नहीं है इतने में? श्योर हो? नहीं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड, आप बताओ मेरे को, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? फाइनल जो एजीएम के बाद मिलता है एक ही बार, और इंटरिम जो मिड में मिल जाता है, बीच में मिलता है। अच्छा ठीक है, ध्यान रहेगा कि भूल जाओगे? ध्यान रहेगा। अब सवाल ये है कि डिविडेंड में बोल रहा हूँ प्रॉफिट में से दिया जा रहा है, तो फिर डिविडेंड दिया कहां से जाता है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डिविडेंड? कहां से डिविडेंड पे किया जाए? तो मैंने बोला प्रॉफिट का हिस्सा है तो कहां से पे करना है? करेंट ईयर प्रॉफिट से। सही बात है गलत बात है? हाँ। इस साल आपने जो कमाई करी है वही सब क्या पे करो? डिविडेंड पे करो। अपने सारे खर्चे अर्चे आप निकाल लो, जो बचा वो शेयर होल्डर में बांट दो। सही बात है गलत बात है? हाँ सर। ठीक। अगर इस साल उतना पैसा नहीं है लेकिन पिछले सालों में रहा है तो आप पास्ट ईयर प्रॉफिट में से भी दे सकते हो। पिछले सालों का जो प्रॉफिट है वहां से भी दे सकते हो। आप पहले बताओ ये बात समझ आए कि नहीं? अगर शेयर होल्डर में प्रॉफिट बांटना है तो करेंट ईयर के प्रॉफिट से भी दे सकते हो, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से भी दे सकते हो। आप बोलो इसमें कोई समस्या है? नो सर। या फिर अगर कोई अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है, ठीक है, कहां से रिसीव हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है, तो उस पैसे का भी इस्तेमाल करके आप डिविडेंड बांट सकते हो। आप बोलो कितना क्लियर है? सोर्स पता लगा कहां से डिविडेंड बांटा जाता है? आप इस साल के प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पिछले सालों के प्रॉफिट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के दिए गए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। आप मेरे को बताओ अभी तक क्लियरली ये चैप्टर समझ आया है कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। आ गया है। आ गया सर। कोई हम डाउट लोग नहीं? उसका भी तो यूज करते थे ना, रिटेन अर्निंग का क्या प्रॉफिट चीज? के लिए। तो यही तो है पास्ट ईयर प्रॉफिट। रिटेन्ड क्या होता है? पास्ट ईयर का ना। हाँ। क्लियर है? अब डिविडेंड बांटोगे किसको यार? तो बांटोगे तो दो तरह के शेयर होल्डर होंगे जिनको बांट सकते हो। कौन से होते हैं दो तरह के शेयर होल्डर? बोलो। इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो है जिसको फिक्स्ड डिविडेंड दोगे, और फिक्स इक्विटी रेट शेयर होल्डर वो है जिसको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड दोगे। सही बात है गलत बात है? हाँ। फिक्स्ड देने का मतलब जब कोई प्रेफरेंस शेयर खरीदा तो उसको हमने पहले ही बोल दिया था कि इतना अमाउंट आपको हर साल एज अ डिविडेंड मिलेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर तो भाई ओनर है कंपनी का, तो कभी कम भी मिल सकता है और कभी ज्यादा भी मिल सकता है। पहले बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं आई अभी तक? हाँ सर। अच्छे से बोर तो नहीं लग रहा है? नहीं। अच्छा, तो आपको इतने क्लॉज में से अगर मैं अभी कुछ पूछ दूं तो आप बता पाओगे? हाँ। आप मेरे को बताओ, अभी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा इसलिए मिला है ताकि वो डिविडेंड बांट सके, तो बांट सकेगी कि नहीं बांट सकेगी उस पैसे से? बांट देगी सर, बांट सकती है कैसे? सर, क्योंकि रूल है, प्रोविजन है क्या प्रोविजन है? सर कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बांट सकती है पैसा, अगर सोर्स सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट डिविडेंड, चाहिए वो तो। सोर्स ऑफ डिविडेंड दो तरह के सेंट्रल डिविडेंड गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं? फाइनल फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। जो साल के बीच में दिया जाता है वो क्या है? इंटरिम इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम। जो साल में दिया जाता है वो क्या है? फाइनल डिविडेंड। फाइनल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसा डिविडेंड मिलता है? फिक्स्ड। क्या सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैसा डिविडेंड देते हैं? फिक्स फिक्स। और इक्विटी वालों को? फ्लक्चुएटिंग। इतनी कहानी समझ आ गई है? यस सर। अब इस सवाल का जवाब दो मेरे को। इज इट कंपल्सरी टू पे डिविडेंड? क्या डिविडेंड देना कंपल्सरी है? सर अगर कंपनी अगर प्रॉफिट में तो ही प्रेफरेंस दे शेयर को पाएगी, है तो अगर लॉस में। कंपलसरी है, और इक्विटी को है तो नहीं। ऐसा दोनों को नहीं है ना, प्रॉफिट के प्रेफरेंस को ना कंपलसरी है ना इक्विटी को कंपलसरी है। प्रेफरेंस का पैसा जमा होता जाएगा, ठीक है, किसी को भी कंपलसरी नहीं है। डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब कंपनी में प्रॉफिट होगा। तो आंसर क्या होगा? नो डिविडेंड
can only be paid out of profit. कहां से पे हो सकता है? Out of Profit में से. profit. Out of profits. In case of absence of profit, if dividend is paid. आज आपको मैं पूरा चैप्टर समझा दे रहा हूं बेटा, है ना? If dividend is paid, in case of absence of profit, if dividend is paid, then director will be personally liable. डायरेक्टरों को अपनी जेब से देना पड़ेगा. सपोज करो कंपनी है, कंपनी को चलाने वाले कौन है यार? डायरेक्टर है. तो मैं बोलता हूं कि वैभव डायरेक्टर है, भुवन डायरेक्टर है, ऋषिता डायरेक्टर है. अब क्या हुआ, कंपनी में एक पैसे का भी प्रॉफिट हुआ नहीं है, नो प्रॉफिट. फिर भी इन्होंने क्या किया, शेयर होल्डर को पैसा बांट दिया. तो सवाल ये कि कौन सा पैसा बांटा जब प्रॉफिट था ही नहीं? मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ करे होगे तभी तो ऐसा हो पाया ना. तो बोला जाएगा डायरेक्टरों को अपने पॉकेट्स अपने जेब से भरना पड़ जाएगा. कितना क्लियर है मेरी बात? पूरा सर. अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से सर. ठीक है. अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डाटा तो दिमाग में नहीं फीड कर रहा हूं मैं. आपको समझ आ रहा है जितना पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर. चलो आगे सुनो मेरी बात को बहुत अच्छे से. मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना और उसी हिसाब से नोट्स पढ़ देना. मैं एनुअल जनरल मीटिंग की बात करता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल प्रपोज डिविडेंड. ठीक, डिविडेंड को प्रपोज करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहते हैं. ठीक है, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें सारे शेयर होल्डर इकट्ठा होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं कि इस साल प्रॉफिट में से हम इतना डिविडेंड दे सकते हैं. प्रपोज करने का मतलब ये होता है कि एक ऑफर है, आप इसे एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी. तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज किया तो शेयर होल्डर विल डिक्लेयर डिविडेंड फॉर देमसेल्फ. तो ये बात आपके दिमाग में एकदम फीड हो जानी चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ डिविडेंड प्रपोज करते हैं और डिविडेंड को डिक्लेयर करने का काम जो है शेयर होल्डर खुद के लिए करते हैं. मालिक खुद डिसाइड करता है कि मेरे को कितना पैसा कंपनी से लेना है, लेकिन उसने क्योंकि डायरेक्टर को रखा है तो डायरेक्टर जो प्रपोज करेगा मालिक को उस बात से सहमत होना होगा. डायरेक्टर इज नौकर, शेयर होल्डर इज मालिक. डायरेक्टर प्रपोज करके बताता है कि भैया आपके कंपनी की पोजीशन देख के इस साल इतना प्रॉफिट का हिस्सा दे दो. तो शेयर होल्डर फिर डिसाइड करते हैं देना है कि नहीं. तो हमेशा ध्यान रखो, प्रपोज कौन करेगा डिविडेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. और हमेशा याद रखो डिक्लेयर कौन करेगा? शेयर होल्डर. आप बोलो पहले, इतनी कहानी मेरी समझ आई कि नहीं आई? यस सर. अब तीसरी बात जो बोल रहा हूं वो समझ लेना अच्छे से. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन, ठीक है, सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूं. शेयर होल्डर कैन ओनली टेक डिविडेंड एट a rate proposed by board of director and not above that. एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला है कि इस साल आपको डिविडेंड 5% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो आप जो है डिविडेंड केवल 5% ऑफ प्रॉफिट दे सकते हो, इसके ऊपर नहीं दे सकते. आप अगर बोलोगे भी ना कि नहीं नहीं हमको तो ज्यादा चाहिए, तुम जितना बोल रहे हो उससे, तो ये अलाउ नहीं है. डायरेक्टर ने जो रेट प्रपोज कर दिया आप उसे ऊपर के रेट में नहीं दे सकते, भले बिलो के रेट में दे सकते हो. अगर शेयर होल्डर बोले हमें 5% नहीं 4% दो तो चल जाएगा, लेकिन अगर शेयर होल्डर बोलते हमें 5% नहीं 7% चाहिए तो ये नहीं चलेगा. कितनी समझ आई मेरी बात? बोर्ड जो रेट बोल देगा उसके ऊपर का रेट नहीं रिसीव कर सकते. नहीं बोल सकते कि मेरे को इससे ज्यादा रेट पे डिविडेंड चाहिए, नहीं, कम रेट पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो. कितना क्लियर है अभी तक? पूरा. सर वो तो डिपेंड करते हैं ना कि अपन कितना शेयर्स खरीदे हैं.
क्या चीज? वो तो बात अलग है, लेकिन पूरे प्रॉफिट का एक रेट तो डिसाइड करना पड़ता है ना कि प्रॉफिट में से इतना हिस्सा सब में बटेगा ऐसे डिविडेंड। आ रही है मेरी बात समझ में? कि एग्जांपल दूं? एग्जाम्पल दो। मान लो कंपनी का प्रॉफिट जो है 1 करोड़ रुपए, सारा खर्चा वर्चा काटने के बाद। अब डायरेक्टर ये बोल रहा है कि इस साल 1 करोड़ का 5% ही मैं आपको बांट पाऊंगा। मतलब उसके कहने का मतलब है कितना बांट पाएगा? 5 लाख रुपए बांट पाएगा। ठीक बात है। अब जितने भी कंपनी में शेयर होल्डर है उनको कितने रुपए में से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 5 लाख रुपए में से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना? अब सपोज करो कंपनी में मान लो 2 शेयर होल्डर है, एक मैं हूं शेयर होल्डर और एक ऋषिता है शेयर होल्डर। मेरे पास 70% ऑफ शेयर्स है और ऋषिता के पास 30% ऑफ शेयर है। तो जितने शेयर है उस प्रपोर्शन में 5 लाख रुपए बढ़ जाएगा। सही बात है गलत बात है? हाँ। तो मेरे पास अगर 70% शेयर है तो मुझे 5 लाख का 70% मतलब 3.5 लाख 3 मेरे लाख को मिलेगा 50,000। और 1,50,000 आपको मिलेगा। कितना क्लियर? हाँ, अच्छे समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? आ गया समझ। अब आप ये बताओ कि आपको इतना अभी तक प्रोविजन समझ आया है कि नहीं? डिविडेंड प्रपोज कौन करता है? बोर्ड। डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स। ठीक है। क्या शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेट से ज्यादा रेट पे दे सकते हैं डिविडेंड बताए हुए रेट से? नो सर। कम पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? यस सर। इतनी और कम पे कहानी। लेगा कोई क्यों ना? ये चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो हमारे दूर की सोच है, हम बोलते हैं नहीं नहीं अभी प्रॉफिट मत दो, अभी बिजनेस में लगा दो, आगे और ग्रोथ होगी तो देना। ऐसा कौन? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए। नेक्स्ट प्रोविजन इसका बोल रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनो। वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड it becomes debt on the company. एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो कंपनी का एक कर्जा हो जाता है, डेप्थ हो जाती है। एंड कैन बी लॉफुली क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर इसे लॉफुली क्लेम कर सकते हैं। एक बार अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो कंपनी के ऊपर एक कर्जा हो गया है या डेप्थ हो गई है, और अगर ये कर्जा और डेप्थ है तो शेयर होल्डर फिर लॉफुली इसे रिकवर कर पाएंगे। यार खुद सोचो ना, कंपनी है उसने एजीएम में ये डिक्लेयर कर दिया है, क्या डिक्लेयर कर दिया कि इस साल हम 15 करोड़ रुपए एज अ डिविडेंड बांटेंगे। तो जब डिसीजन हो गया है तो कंपनी को ये पैसा किसी भी हाल में पे करना पड़ेगा। अब ये कंपनी की लायबिलिटी हो गई है, और अगर कंपनी नहीं पे करती है तो कंपनी पर केस हो सकता है। कितना क्लियर है? हाँ सर। बाकी लोग को मेरे को बताओ समझ आया कि नहीं आया? वैभव समझ आया? गुंजा समझ आया? लाची समझ आया? हाँ सर। आरजू समझ आ रहा है तेरे? यस सर। श्रुति समझ आ रहा है? बोलो। तो इतना आपको प्रोविजन पहले तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब आप बताओ इनमें से कुछ क्वेश्चन आया तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पूछूं क्या एक आध क्वेश्चन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि डिविडेंड देंगे 10% के रेट से, लेकिन शेयर होल्डर 12% मांग रहे हैं, क्या दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? नहीं। नो सर। नो सर। क्यों? सर कारण क्योंकि प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परसेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर उस डिसाइड रेट से करते हैं। ज्यादा में नहीं ले सकते। क्लियर हो गई ना मेरी बात? अब तरीका बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। मेन प्रोविजन तो आप सीख गए, फिर और प्रोविजन बताऊंगा। अब आप थोड़ा तरीका सीख लो। आपको मैंने बोला है कौन सी मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर होता है? एजीएम में। तो प्रपोज किसने किया एजीएम में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और डिक्लेयर किसने किया है? शेयर होल्डर्स। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। अब मान लो एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया कि इतना पैसा बांटना है, तो अब आगे क्या तरीका होता है ये समझना। विद इन 5 डेज, ठीक है, कब से 5 दिन? एनुअल जनरल मीटिंग से 5 दिन। जैसे मान लो आज 16 तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग है अपनी, तो 21 तारीख तक
5 दिन के अंदर, मतलब द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट। जब एनुअल जनरल खत्म होगी और एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होगी, शेयर होल्डर ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो 5 दिन के अंदर ये पैसा आपको स्पेशल अकाउंट में डाल देना है। आप बता दो कितना क्लियर है मेरी बात? आज एनुअल जनरल मीटिंग खत्म हुई ना, आपको स्पेशल अकाउंट बैंक में खुलवाना होगा और वहां जितना भी डिविडेंड का अमाउंट बनता है वो डाल देना है। तो जैसे डिविडेंड का अमाउंट अगर मैं बोलता हूँ 20 करोड़ बन रहा है, तो 20 करोड़ आपको कहाँ डिपॉजिट करना होगा 5 दिन के अंदर? एक स्पेशल बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। पहले बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यस यस सर। सर, आ गई। आ गई। अब आगे जो बोल रहा हूँ ये समझ लेना। आपने इधर 5 दिन में पैसा जमा कर दिए, अब सब शेयर होल्डरों के घरों पे चेक चले जाएंगे, और जब चेक जाएंगे तो ये माना जाएगा कि डिविडेंड शैल बी क्लेम्ड विद इन 30 days ऑफ एजीएम। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन लगेगा पोस्ट से आपके पहुंचने में। आपको समय दिया जा रहा है, जिस तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग थी उसके 30 दिन के अंदर उस चेक को लगा के अपना डिविडेंड क्लेम कर दो। कितना क्लियर है? पूरा सर। सर कोई नहीं ले पाते तो क्या करते? अब बता रहा हूँ, पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं है? हाँ सर। आ गया। तो भाई पैसा कितने दिन में स्पेशल अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए? 5 5। और अपने को निकालना कितने दिन में? 30 days। 30 days। विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर। हो गया? हम्म। आगे बढ़ू। अब आगे सुनो, इफ नॉट क्लेम्ड विद इन 30 days, अगर 30 दिन में क्या नहीं करे? क्लेम नहीं करे, द अनपेड अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू, द अनपेड अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। इसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट भी कहते हैं। भाई आपका पैसा स्पेशल अकाउंट में पड़ा हुआ था, 30 दिन में इस पैसे को निकाल देना था। अब आप अगर क्लेम नहीं करते हो या नहीं निकालते हो तो पैसा फिर एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट या अनपेड डिविडेंड अकाउंट। पहले बताओ ये कहानी समझ आई कि नहीं इतनी? आ गई? हाँ भाई सर, आ गई। एजीएम हुई थी, अपन ने पैसा स्पेशल अकाउंट या सेपरेट अकाउंट में 5 दिन में डाल ही दिया था। जितने लोग निकाल दिए बहुत अच्छा 30 दिन के अंदर, और जितने नहीं निकाले उनका पैसा जो है वो कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, उस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देना होगा। ठीक है? द अमाउंट यस सर। कैन बी क्लेम्ड विद इन 7 years ऑफ ट्रांसफर। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा 7 साल तक पड़ा रहेगा। कितने साल तक? 7 साल। तो 7 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, कभी भी इस अकाउंट से फिर पैसा निकलवा सकते हो। आप बताओ कितना क्लियर है? पूरा। क्लियर है। अब आगे सुनो, इफ नॉट क्लेम्ड फ्रॉम अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर आपने 7 सालों में भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट से क्लेम नहीं किया तो क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? कंपनी यूज कर लेना चाहिए। कंपनी यूज कर ही नहीं सकती। ठीक है? सर कंपनी नोटिस भेजेगी द पर्सन को। अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फंड। कहां चला जाएगा पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट फंड। फंड कॉल्ड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड।
शॉर्ट में IEPF कहते हैं। ठीक है, अब पूरे तरीके को देखो। एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, स्पेशल अकाउंट में 5 दिन में पैसा जमा हो गया। अपने को कितने दिन में क्लेम करना है? 30 दिन में। नहीं क्लेम करे 30 दिन में तो पैसा कहां चला जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। या कितने साल तक रहेगा? 7 years। और वहां से भी नहीं निकाले तो फिर पैसा कहां चले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जिसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब बोलो कितना समझ आया अभी तक? पूरा सर। कोई समस्या मानव जीवन में? नहीं। नहीं। श्योर हो नो एकदम? सर। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे 2 सवाल है। कैन डिविडेंड, ये प्रोसीजर समझ आ गया ना आपको? यस सर। कैन डिविडेंड बी पेड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट? कम प्रॉफिट में डिविडेंड दे सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। कैसे? जितना प्रॉफिट है उतना। कम प्रॉफिट होने से क्या होता है? डिविडेंड बांटना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आप शायद बाकी डेप्थ पे ना कर पाओ, है ना? तो ये माना जाता है कि अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, क्या है? इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट द डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। कहां से ले सकते हो? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रॉफिट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, कुछ शर्तों पे। कुछ शर्तों पे। पहली शर्त, रेट ऑफ डिविडेंड shall not be more than last 3-year rate। पिछले 3 सालों से जिस रेट पे डिविडेंड बांट रहे हो या प्रॉफिट में से हिस्सा बांट रहे हो, उससे ज्यादा रेट नहीं रख सकते आप। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2017 में 8% के हिसाब से दिया था डिविडेंड, 8% ऑफ प्रॉफिट। 2018 में 9% के हिसाब से दिया था। 2019 में 10% के हिसाब से दिया था। तो अब 2020 में अगर मैं दे रहा हूं और मेरे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो इन तीनों के रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मोटा मोटा मुझे 8 से 10% के बीच ही देना पड़ेगा। कितनी समझ आई बात? फिर सर 8 से कम नहीं कर सकते? ये चीज कम कर सकते, बिल्कुल ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, पिछले 3 सालों से जिस रेट पे बांट रहे हो उससे ज्यादा रेट नहीं बढ़ा के दे सकते। क्लियर है ये बात? यस सर। दूसरी बात, द अमाउंट यूटिलाइज्ड कैन ओनली बी 1/10 of paid up capital and free reserve। जितना अमाउंट आप इस्तेमाल कर सकते हो भी डिविडेंड लेने में, वो आपके पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व के 10 या 10% तक ही हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 करोड़ का है और आपके फ्री रिजर्व जो है, मान लो फ्री रिजर्व मतलब क्या होता है? जो कंटीजेंसी में पैसा काम आ जाए, वो 1 करोड़ का है। तो टोटल 2 करोड़ रुपए आपके पास पेड अप कैपिटल है, फ्री रिजर्व है, आपकी पूंजी है। अब आपकी कंपनी में उतना प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो आप अभी जैसे बांटना चाहो डिविडेंड, तो इसका 1/10 बांट सकते हो। मतलब कितने रुपए तक बांट सकते हो? 20 लाख रुपए तक बांट सकते हो। आप बताओ, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छे से। बस एक बात याद रखना, जितना भी अमाउंट निकालोगे उसमें से डेप्रिसिएशन पहले प्रोवाइड करना है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करोगे, इस अमाउंट से घटाना जरूरी है। तो कभी भी याद रखना, डिविडेंड जब पे होता है तो डेप्रिसिएशन देने के बाद होता है। मतलब सारी मशीन्स की देखो डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आएगा वो काटो, उसके बाद ही आप फिर डिविडेंड बांट सकते हो, वरना नहीं बांट सकते। कितना समझ आई मेरी बात? सर प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड नहीं रहता? नहीं, मैं तुमको एक ओवरऑल कंसेप्ट बता रहा हूँ कि भाई जितना भी प्रॉफिट निकालोगे, मान लो ग्रॉस है, तो उससे पहले डिविडेंड को तुम उसको डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करो, फिर तो तुम्हारा नेट आएगा ना। आ रही है बात समझ में? तो बिना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करे कभी भी याद रखना डिविडेंड नहीं बांटा जाता। कितना क्लियर है मेरी बात? पूरा।
अभी तक चैप्टर समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो इतना ही तो चैप्टर है, खत्म हो गया। सर हाँ कंपनी में हम लोग पहले बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उसके बाद डिक्लेयर करते हैं ना क्या बेटा? डिविडेंड कितना हुआ है। भाई देखो क्या होता नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उसके बाद डिक्लेयर होता है ना डिविडेंड इतना 31 प्रॉफिट। मार्च को हमारा साल खत्म होता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, सीए बनाता है, 2-3 महीने बना देता है, जैसे मान लो 30 जुलाई तक बना देता है, ठीक बात है। अब क्या होता है उसके बाद, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करते हैं कि इसमें जो भी लिखा हिसाब किताब बिल्कुल सही है। फिर वो बुलाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बुलाते हैं? एजीएम। यहाँ पे सारे शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती है पढ़ने के लिए, मतलब बैलेंस शीट और P&L दिया जाता है, ठीक है। उनको पूरा कंपनी का हिसाब किताब, एक एक पाई का हिसाब दिया जाता है। फिर बोला जाता है कि सारा खर्चा अर्चा काट के अब ये इतना प्रॉफिट बच रहा है जो हम आपको डिविडेंड के तौर पे बांटना चाहते हैं। तो सारी एंट्रीज वेंट्रीज पहले ही बन चुकी है, ठीक है। ये एक फाइनल स्टेप है जहां पर अब आप ये बोल रहे हो सब काट पीट के ये बच रहा है। कितना मतलब clear? जब पीएनएल बनाए थे तब डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट कर दिए थे ना उसमें। हाँ हाँ, सब हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम जब लॉ पढ़ते हैं तो हम ये बताते हैं हमेशा कि जो भी हम पे कर रहे हैं हमने डेप्रिसिएशन पहले काटा हुआ है उससे। कितना क्लियर? समझ आया? पूरा सर। अब मैं ससम्मान इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है। आप कल जब अटेंड करोगे तो इसको जी देख सर। के करना। कल मैं आपको नोट्स पढ़ाऊंगा और चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। मेरा एक्सप्लेनेशन हो ओके गया सर। है, इतना पढ़ने का था। कल हम लोग चैप्टर फटाफट पढ़ के इसको खत्म करेंगे, है ना? ठीक है, और अपनी बुक्स लेकर जाओ बेटा, ठीक है। जी सर। चलो सर मैं अभी 2 बजे आऊंगा। ठीक है बेटा। और तुम लोग भी बेटा, आरजू, गुंजा, तुम लोग क्लास अभी अटेंड करते रहो। आज समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ सर। श्रुति समझ आया? आ गया सर, आ गया। यस सर। चलो तुम लोग भी अभी अटेंड करते रहो, है ना? ठीक है, कल मिलते हैं 8:30 बजे। जी सर। चलो बाय बाय।